स्वागत है आपका। आपके साथ हूं मैं दीप बाफिला। आप देख रहे हैं हमारा खास प्रोग्राम विश्लेषण, जहां होता है हर खबर का सटीक विश्लेषण। और आज विश्लेषण में बात उस माफिया की जिसके खौफ से जज केस छोड़ देते थे, पुलिस वाले रिपोर्ट लिखने से डरते थे, लेकिन अब वो माफिया खुद इतना डरा हुआ है कि उसे अपनी जान का डर सता रहा है। क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद जिस तरह से बुलडोजर गरज रहा है, उससे अतीक और उसके गुर्गों में दहशत का माहौल है। वही बात करेंगे सपा विधायक इरफान सोलंकी की, जिन्हें पुलिस ने भू माफिया घोषित कर दिया है। साथ ही बताएंगे भाजपा के मिशन चक्रवर्ती के बारे में, जिसकी तैयारी ने देश का सियासी पारा चढ़ा दिया है। बात होगी जाति वाली राजनीति के खिलाफ एक संत की ललकार की। तो कहीं मत जाइए, बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि अब होगा विश्लेषण। और आज विश्लेषण में सबसे पहले बात बुलडोजर की दहाड़, अतीक गैंग में हाहाकार। क्योंकि प्रयागराज हत्याकांड के बाद से पीले पंजे का एक्शन जारी है। 24 घंटे में अतीक के 2 करीबियों पर बुलडोजर चल चुका है और अब दहशत का माहौल ऐसा है कि पता नहीं अगला नंबर किसका होगा। क्योंकि एक दिन पहले जहां जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला था, वहीं आज अतीक के करीबी सफदर अली के घर को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया है। ये रिपोर्ट देखिए और समझिए कि किस तरह से प्रयागराज हत्याकांड के बाद लाइट कैमरा एक्शन लगातार जारी है और माफिया के खेमे में टेंशन भारी है। तो जो माफिया और उससे जुड़े लोग हैं, उसको मिट्टी में मिलाए जाने की कार्रवाई चल रही है। कभी हमने देखा कि बुलडोजर की दहाड़, अतीक गैंग में हाहाकार। पीले पंजे की जद में माफिया का किला, अवैध निर्माण जमीन में मिला। प्रयागराज हत्याकांड पर लाइट कैमरा एक्शन, माफिया के खेमे में टेंशन। ये 24 घंटे में दूसरा किला है जिस पर सीएम योगी का हंटर चला है। क्योंकि जब से सीएम योगी ने प्रयागराज हत्याकांड के आरोपियों को मिट्टी में मिलाने की बात कही है, आरोपियों पर धुआंधार एक्शन जारी है। क्योंकि पहले मुख्तार के गुर्गे जफर अहमद के घर पर बुलडोजर चला और अब अतीक के सबसे बड़े करीबी सफदर अली के घर को बुलडोजर ने मिट्टी में मिला दिया। आरोप ये है कि सफदर अली, जिसका घर ढहाया गया है, वो इस गुनाह में, गोलीकांड में गोली, बारूद, राइफल, पिस्टल की सप्लाई किया था, जिसकी वजह से उसे सजा दी गई और उसके घर को मिट्टी में मिला दिया गया, जैसा कि ऐलान मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन के अंदर किया था। जिस सफदर अली के घर पर बुलडोजर चला, उसकी शहर के जानसेनगंज चौराहे के पास बंदूक की दुकान है, जहां बंदूक के साथ साथ शस्त्रों की मरम्मत की जाती है। आरोप है कि अतीक अहमद और उसके गैंग की आपराधिक वारदातों में सफदर अली का एसएस गन हाउस मदद करता था, जो न सिर्फ उन्हें हथियार बल्कि जरूरत पड़ने पर पैसे भी मुहैया कराता था और अतीक सफदर अली को चाचा कहकर बुलाता था। सफदर अली का अपना गन हाउस है, एसएसए गन हाउस के नाम से। उसका जानसेनगंज शहर का जो चौक इलाका है, उसके जानसेनगंज चौराहे के पास गन शॉप है। और आरोप यह है कि अतीक अहमद और उसके गिरोह के लोग काफ़ी साल पहले वहां जाते थे, अक्सर बैठकी करते थे और गैंग के लोग जिन आपराधिक वारदातों को अंजाम देते थे, उसमें जो सफदर अली है वो अपने यहाँ जमा कराए गए जो असलहे थे उनको देता था, उनका इस्तेमाल करके चुपचाप उन्हें वापस जमा कर दिया जाता था। इसी वजह से आज सफदर अली के इस जो आलीशान मकान आप देख रहे थे अब से कुछ देर पहले, जो अब मलबे के ढेर में तब्दील होता जा रहा है, उस पर बुलडोजर चलाया जा रहा है और बहुत तेजी के साथ ये कार्रवाई चल। हालांकि उमेश पाल शूटआउट केस में सफदर अली और उसके गन हाउस को लेकर जांच एजेंसियों ने अभी तक कोई औपचारिक बयान नहीं दिया, लेकिन जिस तरह से कार्रवाई हुई उससे अतीक के गुर्गों में दहशत है। घर को घेर नहीं है, मेरे गिराने के लिए इतनी जरूरत नहीं है। ना मैं किसी से झगड़ा करता हूँ, ना मेरे मोहल्ले में किसी से झगड़ा है, ना उनसे कोई झगड़ा है। अब चूंकि मैं यहाँ रह रहा हूँ, उनका इलाका है वो, तो कोई आदमी हमको बता दे। को ले जाया जा रहा था गाड़ी से, क्या यहाँ से अब एक एक घर परिवार के लोगों को लेके जा रहे हैं? नहीं, अभी तो नहीं जा रहे हैं। अभी तो मैं बात करूँगा भाई हमारे ऊपर क्या है। आपके इलाके के अभी सभासद आए थे, उनसे आपने क्या बात की? मैंने कहा कि भाई आप भी जानते हैं, सभासद भी जानते हैं, पूरा इलाका जानता है, ये पूरे जितने लोग हैं बुला लीजिए।
लेकिन एनकाउंटर और बुलडोजर की कार्रवाई के बाद भी पुलिस इस हत्याकांड के मुख्य आरोपियों को पकड़ नहीं पाई है, जबकि पुलिस की दस्ती में दिन रात 24 घंटे आरोपियों की तलाश में छापेमारी कर रही, लेकिन अभी तक पुलिस को बड़ी सफलता हासिल नहीं हुई। प्रयागराज के चर्चित उमेश पाल शूटआउट केस में सरकारी अमला भले ही इनकाउंटर और बुलडोजर कार्रवाइयों के बहाने खुद अपनी ही पीठ थपथपाने में लगा हो, माफिया और उसके मददगारों को मिट्टी में मिलाए जाने के दावे कर रहा हो, लेकिन कहा जा सकता है कि वारदात के 7 दिन बीतने के बावजूद एक भी नामजद आरोपी का पकड़ा ना जाना और सीसीटीवी फुटेज में नजर आ रहे किसी भी शूटर की गिरफ्तारी ना होना जांच एजेंसियों के लिए न सिर्फ चिंता का सबब है, बल्कि सरकारी अमले के सामने बड़ी चुनौती भी है। हालांकि सरकार पहले दिन से कह रही कि अपराधी कोई भी हो, किसी को भी बख्शा नहीं जाएगा। देखिए, समाजवादी पार्टी ने जिस ढंग से हर डिस्ट्रिक्ट में माफियाओं को पुष्पित पल्लवित किया था, माननीय मुख्यमंत्री जी ने रखा है, और इसमें हम प्रयागराज की घटना में किसी को बख्शेंगे नहीं, कड़ी से कड़ी कार्रवाई। 3 हत्या करने वाले हत्यारों को खोज निकालना यह पुलिस की जिम्मेदारी है और पुलिस वही काम कर रही है, और मुझे पूरा विश्वास है कि अपराधी चाहे जहां छिपे होंगे उनको खोज निकालना, और जो इस अपराध के आगे पीछे ऊपर नीचे होंगे उनको भी पता करके उनके खिलाफ भी कार्रवाई करने का काम किया जाएगा। और जो भी दोषी हैं, जिन्होंने जो इस कृत्य में शामिल हैं, उसमें सरकार कठोरतम कार्रवाई करेगी, ऐसी कार्रवाई करेगी जो नजीर बने, और भविष्य में लोग इस तरह का कृत्य करने के लिए 100 बार सोचें। अब सवाल इस बात का है कि उमेश पाल और उनके दोनों गनर की हत्या करने वाले कब तक पकड़े जाएंगे, क्योंकि जब से हत्याकांड हुआ पूरे देश की निगाह इस वक्त उत्तर प्रदेश के प्रयागराज पर टिकी है। प्रयागराज से वीरेश पांडे के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। सिर्फ माफिया के गुर्गे ही नहीं कांप रहे हैं, खुद माफिया अतीक अहमद को एनकाउंटर का डर सता रहा है। उसने गुहार लगाते हुए सुप्रीम कोर्ट से कहा है कि वो यूपी नहीं लौटना चाहता, क्योंकि जब से भाजपा नेताओं ने अतीक की गाड़ी पलटने की चेतावनी दी है, अतीक की नींद गायब है। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम हुआ करता था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। माफिया को एनकाउंटर का डर, नहीं लौटना चाहता घर। भाजपा की चेतावनी जारी, अतीक के दिल में दहशत भारी। जिसके नाम से कल तक जज खुद को सुनवाई से अलग कर लेते थे, नेता चुनाव लड़ने से डरते थे, लोग रास्ता बदल देते थे, पुलिस वाले लिखी हुई रिपोर्ट फाड़ देते थे, वो अतीक अहमद आज एनकाउंटर के डर से थर-थर कांप रहा है। उसके डर का आलम यह है कि वो और उसका पूरा परिवार सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा है, उससे गुजरात की साबरमती जेल से यूपी ना लाया जाए, वहाँ उसका एनकाउंटर हो सकता है। क्योंकि जब से भाजपा नेताओं ने अतीक की गाड़ी पलटने की चेतावनी जारी की, अतीक की नींद गायब है। सामान्यतः व्यक्ति का जब अंतिम समय आता है तो शास्त्रों में भी लिखा और अनुभव में भी आता है कि उन्हें अपने किए हुए कर्म याद आने लगते हैं। आप कह रहे हैं कि अंतिम समय नजदीक आता है तो लोग याद करते हो, क्या अतीक का अंतिम समय आ गया है? आप लोग ऐसा मान रहे हैं? मेरा ये कहना है उनको आभास हो रहा है। कार्य करने से नहीं होता है, सरकार करने से। न्यायालय का हिस्सा है। अब न्यायालय यदि उसको बुलाएगा, यदि डिमांड करेगा तो उसको आना पड़ेगा पेशी पर, और जो पेशी पर आएगा तो पता नहीं रास्ते में क्या होगा, तो भगवान जाने। देखो, देश की न्याय व्यवस्था में सबसे ऊपर सुप्रीम कोर्ट है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट से ऊपर वाले की व्यवस्था है, ऊपर वाले की व्यवस्था से। दरअसल अतीक अहमद ने अपने वकील के जरिए सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगवाई है, जिसमें कहा गया कि उसे यूपी न भेजा जाए, तो उसका ट्रायल गुजरात की साबरमती जेल से ही वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करा लिया जाए, और अगर यूपी भेजा जाए तो सेंट्रल फोर्स की सुरक्षा में भेजा जाए। अब अतीक की इसी याचिका पर सुनवाई के लिए सुप्रीम कोर्ट मान गया है। 17 मार्च को इस पर सुनवाई होगी, लेकिन जब तक सुनवाई नहीं हो जाती, अतीक खौफ में रहेगा। अतीक अहमद के वकील हनीफ खान ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई है और अतीक अहमद की सुरक्षा की मांग की है, और साफ तौर पर यह भी कहा है कि राजू पाल हत्याकांड में जो भी सुनवाई हो रही है उसकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से सुनवाई की जाए, और अगर जरूरत पड़ती है अतीक अहमद को गुजरात से प्रयागराज लाने की, तो सेंट्रल फोर्सेज की मौजूदगी में अतीक अहमद को लाया जाए, जिससे कि उसकी सुरक्षा पुख्ता हो सके। इस पूरे मामले पर सुप्रीम कोर्ट अब सुनवाई के लिए तैयार हो गया है। 17 मार्च को इस पूरे मामले पर सुनवाई होगी। देखना होगा कि क्या कुछ सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कहता है। जहां एक तरफ अतीक सुप्रीम कोर्ट से गुहार लगा रहा, वहीं उसकी पत्नी सीएम योगी को चिट्ठी लिखकर पति की जान बचाने की गुहार लगा रही। लेकिन एक वक्त ऐसा था जब अतीक
पूर्वांचल में खौफ का दूसरा नाम था। खौफ ऐसा था कि 10 जजों ने उसके केस की सुनवाई से खुद को अलग कर लिया था। उसका टेरर ऐसा था कि पार्टियां टिकट देती भी थी तो नेता लौटा दिया करते थे, लेकिन राजू पाल ने ऐसा नहीं किया और यही बात अतीक को चुभ गई। दरअसल बात 2004 की है, जब 2004 के लोकसभा चुनाव में अतीक अहमद ने सपा के टिकट पर फूलपुर सीट से चुनाव जीता तो उस वक्त इलाहाबाद पश्चिम सीट से विधायक था। सांसद बनने पर उसे विधायकी छोड़नी पड़ी। जब उपचुनाव हुआ तो सपा ने अतीक के छोटे भाई अशरफ को उम्मीदवार बनाया। इसी बीच अतीक का दायां हाथ माने जाने वाले राजू पाल ने बसपा के टिकट पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया और चुनाव जीत भी लिया। ये पहली बार था जब अतीक को अपने ही इलाके में टक्कर मिली थी, लेकिन बात रसूख की थी और ठीक 3 महीने के बाद 25 जनवरी 2005 को राजू पाल की हत्या कर दी गई। इस हत्याकांड में अतीक अहमद और उसके भाई अशरफ का नाम सामने आया। इसी राजू पाल हत्याकांड में उमेश पाल मुख्य गवाह था, लेकिन साल 2007 में जब यूपी की सत्ता बदली तो सपा ने अतीक को पार्टी से बाहर निकाल दिया और सीएम बनते ही मायावती ने ऑपरेशन अतीक शुरू किया। लेकिन अतीक तब इतनी दहशत में नहीं था जितनी दहशत में वो आज है। अतीक पर 100 से ज्यादा आपराधिक मामले दर्ज हैं, जिनमें हत्या की कोशिश, किडनैपिंग, रंगदारी जैसे केस है। इसमें 1979 में चांद बाबा की हत्या, 2002 में नस्सन की हत्या, 2004 में मुरली मनोहर जोशी के करीबी भाजपा नेता अशरफ की हत्या, 2005 में राजू पाल की हत्या और उमेश पाल की हत्या का आरोप है। यह अतीक के गुनाहों की वो लिस्ट है जिसका हिसाब अभी बाकी है, लेकिन हिसाब पूरा होने से पहले ही अतीक को अपनी मौत का डर सता रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात सपा विधायक इरफान सोलंकी को झटका लगा भू माफिया का ठप्पा। जब से इरफान सोलंकी की आगजनी के मामले में गिरफ्तारी हुई है, उसकी मुश्किलें लगातार बढ़ती ही जा रही हैं, क्योंकि एक तरफ उसकी अवैध संपत्ति पर एक्शन जारी है, वहीं अब पुलिस ने इरफान सोलंकी को भू माफिया घोषित कर दिया है। देखिए रिपोर्ट। इरफान सोलंकी को बड़ा झटका लगा भू माफिया का ठप्पा। इरफान की बढ़ती आफत क्या खत्म हो जाएगी विधायक की ताकत? कानपुर के सीसामऊ से समाजवादी पार्टी के विधायक इरफान सोलंकी की मुश्किलें कम होने का नाम नहीं ले रही। पहले गैंगस्टर एक्ट में शिकंजा कसा और अब कानपुर पुलिस ने इरफान सोलंकी को भूमाफिया घोषित कर दिया है। जबकि इससे पहले इरफान के भाई रिजवान सोलंकी को उन्नाव जिले की भूमाफिया की लिस्ट में शामिल किया गया था और अब कानपुर में नए सिरे से उन लोगों को चिन्हित किया जा रहा जो विवादित संपत्तियों की खरीद फरोख्त में शामिल हैं। ये जो गैंग है, जिसके गैंग चार्ट में अब तक 8 लोग हैं, इन सभी के ऊपर जो अभियोग है वो जमीन को कब्जा करने का है, जमीनों को अपने पोजीशन में लेने का है, लोगों को भय के वातावरण में डालकर संपत्तियों को अपने हाथ में लेने का है। तो यहाँ पे बड़ा स्वाभाविक सा है कि ये भूमाफिया की श्रेणी में ही जाएंगे। कानपुर पुलिस एक नई लिस्ट जारी करेगी भूमाफियाओं की। इससे पहले जो भूमाफियाओं की लिस्ट जारी की गई थी उसमें 25 नाम थे, लेकिन इस बार जो लिस्ट कानपुर पुलिस जारी करने जा रही है। बात भाजपा का मिशन चक्रवर्ती टारगेट पर सीट 80, क्योंकि जैसे जैसे वक्त बीत रहा है 24 की लड़ाई तेज होती जा रही है, क्योंकि जहां समूचा विपक्ष एकजुट होने की तैयारी में लगा हुआ है, वहीं भाजपा ने यूपी में हारी हुई सीट को जीतने की रणनीति पर काम शुरू कर दिया है। भाजपा का मिशन चक्रवर्ती टारगेट पर सीट 80, हारी हुई सीट पर नजर 24 में पूरी होगी कसर। 2024 की चुनावी जंग में भले ही अभी दूर हो, लेकिन सियासी सरगर्मी अभी से तेज होने लगी है, क्योंकि जहां एक तरफ अखिलेश विपक्ष को एकजुट करने में लगे हैं, वहीं भाजपा की नजर यूपी की 80 सीटों पर है, जिसे धार देने के लिए भाजपा के प्रदेश संगठन महामंत्री
सुनील बंसल मैदान में उतर आए हैं, क्योंकि गुरुवार को सुनील बंसल ने जहां 24 चुनावी रणनीति पर चर्चा की, वहीं यूपी की हारी हुई 14 सीटों पर काफी देर तक समीक्षा की। भाजपा ने अपने लिए यूपी में जिन 80 सीटों का टारगेट सेट किया है, वो इन्हीं सीटों से होकर गुजरता है। यही वजह है कि चुनाव से एक साल पहले भाजपा ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी है। राज्य में भी हम लोगों ने क्लस्टर इंचार्ज बनाए हैं। लोकसभा में संगठनात्मक दृष्टि से हमारा जो स्ट्रक्चर है, उस स्ट्रक्चर को मजबूत करने के लिए और क्या क्या काम हम लोगों को करने हैं चुनाव तक, उन कामों को लेकर आज बैठक थी। माननीय सुनील जी ने आज उन विषय को बैठक के माध्यम से लिया है। हमको अपने राष्ट्रीय राजनीतिक नेतृत्व, करिश्माई नेतृत्व आदरणीय नरेंद्र मोदी जी पर भरोसा है और बूथ पर काम करने वाली अपनी संगठन शक्ति पर भरोसा है। अब की बार 80 में से 80 सीटें भाजपा जीतेगी। ये रणनीति उन 14 लोकसभा सीटों के लिए है जो बीजेपी 2019 में नहीं जीत पाई थी। यानी हारी हुई सीटों को कैसे जीता जाए, हार को कैसे जीत में बदला जाए, ये बीजेपी की रणनीति है। और इसी रणनीति के तहत पार्टी के जो नेशनल जनरल सेक्रेटरी हैं सुनील बंसल, जो 8 वर्षों तक उत्तर प्रदेश में महामंत्री संगठन रहे, वो आज लखनऊ पहुंचे और उन्होंने इन सीटों को लेकर बैठक की। हालांकि भाजपा का दावा है कि 14 सीटों में कई सीटें ऐसी हैं जो 2014 में वो जीत चुकी है और बाकी जो सीटें हैं उन पर वो काम कर रही है। इन 14 लोकसभा चुनाव में से 12 सीटें ऐसी हैं जो 2014 में हम जीते थे। 2 सीटें ऐसी हैं जो हम 2014 में भी नहीं जीत पाए थे। हम पूरे लक्ष्य के साथ और पूरी तैयारी के साथ और हमारी सरकारों के रिपोर्ट कार्ड के साथ जनता के बीच में जाएंगे। आपको बता दें कि बसपा की 10 और सपा के 3 सीट को छोड़कर बाकी की 67 सीटें भाजपा और उसके सहयोगियों के पास है। लेकिन बड़ा सवाल ये है कि क्या भाजपा 24 के पिच पर हर सीट पर कमल खिला पाएगी, क्योंकि भाजपा को टक्कर देने के लिए अखिलेश यादव भी बड़ी गोलबंदी में लगे हैं, जिससे 24 की लड़ाई न सिर्फ दिलचस्प हो चुकी है बल्कि सबकी नजर यूपी पर टिकी हुई है, क्योंकि दिल्ली की कुर्सी पर कौन बैठेगा इसका बहुत कुछ यूपी पर ही टिका हुआ है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। बात स्वामी दीपांकर की हिंदू शपथ, मानस पर अग्निपथ। क्योंकि एक तरफ जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश की सियासत गर्म है, वहीं स्वामी दीपांकर महाराज ने जाति में बांटने वालों को निशाने पर लेते हुए लोगों को हिंदू एकता की शपथ दिलाई है। एक हो जाए हिंदू, सियासत का केंद्र बिंदु। स्वामी दीपांकर ने दिलाई हिंदू एकता की शपथ, मानस वाला अग्निपथ। जहां एक तरफ रामचरितमानस और जातीय जनगणना को लेकर उत्तर प्रदेश की राजनीति का पारा चढ़ा हुआ है, वहीं ध्यान गुरु स्वामी दीपांकर महाराज ने हिंदुओं को एक करने की मुहिम छेड़ दी है। क्योंकि भिक्षा यात्रा के 100वें दिन जब स्वामी दीपांकर बागपत के बड़ौत पहुंचे तो हिंदुओं को एकता की शपथ दिलाते नजर आए। इसमें भिक्षा है जातियों में विभाजित सनातन को एक करने की, जातियों में बटे हिंदुओं को एक करने की। जहां कोई जाति नहीं मात्र हिंदू हो, हिंदू से बड़ी कोई जाति नहीं और सनातन से बड़ा कोई धर्म नहीं, यही इस भिक्षा यात्रा की भिक्षा है। दरअसल जब से स्वामी दीपांकर महाराज ने अपनी भिक्षा यात्रा शुरू की है, वो हर मंच से हिंदुओं से जाति में न बंटने और एकजुट होने की बात कहते रहे। लेकिन इस बार वो रामचरितमानस पर सवाल उठाने वाले और रामचरितमानस की प्रतियां जलाने वालों पर भी हमला करते नजर आए। शपथ लेंगे कि जातियों में बटेंगे नहीं और हिंदू होकर रहेंगे। अब ये तय देश को करना है कि जातियों में बांटने वाला बड़ा, रामचरितमानस जलाने वाला बड़ा या घर घर पहुंचाने वाला बड़ा और सबको जोड़ने वाला बड़ा। भारत माता की जय हो के जो नारे हैं वो यहाँ पर गूंजते हुए नजर आ रहे हैं और अंतर्राष्ट्रीय ध्यान गुरु दीपांकर जी महाराज इस भिक्षा यात्रा को लेकर निकले हैं। आज इस भिक्षा यात्रा का 100वां दिन है और ये भिक्षा यात्रा हिंदुओं को एक करने के मकसद से निकाली जा रही है। पूरी तैयारी यहाँ पर कर ली गई थी और जैसे ये यात्रा यहाँ पर पहुँची है तो देखिए किस तरीके से जो भव्य स्वागत है वो यहाँ पर इस भिक्षा यात्रा का किया जा रहा है।
स्वामी दीपांकर यहीं नहीं रुके, वो तेलंगाना के प्रीति हत्याकांड से लेकर श्रद्धा की हत्याकांड तक पर निशाना साधा। लेकिन जिस तरह से वो रामचरितमानस और जातिवादी राजनीति पर बोले, उनका निशाना समाजवादी पार्टी पर था, क्योंकि अखिलेश यादव लगातार जातीय जनगणना को हवा दे रहे हैं, वहीं रामचरितमानस से लेकर शूद्र वाली पिच पर खेल रहे हैं। बागपत से सनु शर्मा, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।